ओके सुनो। ठीक है, ओके, सुनो ध्यान से। जैसा कि अपन 12th फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर अगर मैं बात करूं तो हमने यूनिट वाइज स्टडी करनी स्टार्ट की थी। यूनिट वाइज स्टडी बात की तो सबसे पहले आया इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसमें हमने या इलेक्ट्रोस्टैटिक किया, रुक जाओ। फिर हमने किया इलेक्ट्रो डायनामिक्स, ठीक है। एंड हम लास्ट आज थर्ड यूनिट में जा रहे हैं, जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। ये इसका कॉज है, इलेक्ट्रोडायनामिक का कॉज है। क्या मतलब सर? इसको दोबारा से एक बार एक्सप्लेन करें तो ये कह सकते हैं कि सर वेरी फर्स्ट यूनिट के अंदर आपने सिखाया कि जब चार्ज क्या होता है, रेस्ट पर, और जब चार्ज रेस्ट पे रहता है तो रेस्ट पे रहते रहते इसने सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली क्रिएट करी इलेक्ट्रिक फील्ड। इसने क्या यूज करी? इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। आफ्टर दैट जैसे ही चार्ज रेस्ट में था, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करी, काम हो गया। इलेक्ट्रोडायनामिक्स में चार्ज क्या किया? मूव किया, मूव विथ सम एक्सेलरेशन। ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपन ने देखी थी, पूरी की पूरी निकाले थे। जब चार्ज मूव किया, इसने इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनाई, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग बनाई, मूवमेंट वाली बनाई, क्योंकि चार्ज एक जगह पे था, फील्ड बना रहा था। लेकिन अब चार्ज क्या कर रहा है? चल रहा है। और जो चल रहा है तो मूवमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर रहा है? चलती हुई, मूवमेंट करती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करी। एंड उस इलेक्ट्रिक फील्ड ने जन्म दिया किसको? मैग्नेटिक फील्ड को। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी कैसी वाली? बहुत इंपॉर्टेंट बात, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉट अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। फिजिक्स के अंदर कुछ भी कांस्टेंट अगर होता है तो कुछ भी क्रिएट करता है। मेन कब क्रिएट करता है? जब वो क्या करे? चेंज। जैसे चेंज, फ्लक्स में चेंज आ रहा था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज आ रहा था, तो आपने कुछ देखा, गॉस थ्योरम पढ़ी। अगर कांस्टेंट था तो कुछ भी नहीं था। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो रही है? चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। उसने एक तरीके से क्रिएट किया मैग्नेटिक इफेक्ट को, मैग्नेटिक फील्ड को। और उससे ही टॉपिक बनेगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के कैसे कैसे मैग्नेटिक इफेक्ट्स है, ठीक है। इसमें स्टार्टिंग तो हुई थी 1802 के अंदर, 1802 के अंदर स्टार्ट हो गया था। लेकिन उसको इतना ज्यादा किसी ने प्रेज नहीं किया, लगा ऐसी कुछ भी बोल रहा है, मानने दो, जो भी बोल रहा है बोलने दो। लेकिन इसके अंदर जो काउंटेबल एफर्ट्स आए वो आए थे किसके? ऑस्ट्रेड एक्सपेरिमेंट। ऑस्ट्रेड एक्सपेरिमेंट आपने क्लास 10th के अंदर भी डिस्कस किया है, तो बड़ी कोई बात है नहीं। लेकिन दोबारा से इसको समझ लेते हैं कि ऑस्ट्रेड ने क्या ऑब्जर्व किया। वो एक फिजिसिस्ट था, उसने देखा वो किसी सर्किट पे काम कर रहा था, कोई बल्ब था सिंपल, किसी सर्किट पे काम कर रहा था, यहां की थी, एंड सिंपल यहां से वायरिंग हो रखी थी। टेबल पे थे तो टेबल पे और भी इलेक्ट्रिक डिवाइसेस, मैग्नेटिक डिवाइसेस पड़े ही रहते हैं। तो उसने क्या किया? ऑब्जर्व किया। ही ऑब्जर्व दैट जब उसने स्विच को ऑन किया तो उसके टेबल पे ही रखी एक मैग्नेटिक निडल, एक मैग्नेटिक निडल जो थी, उसने हल्का सा डिफ्लेक्शन शो किया जैसे स्विच को ऑन किया। मान लो इधर की तरफ घूम गई, उसको लगा, क्योंकि अगर आप मैग्नेटिक निडल देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा हल्की, बहुत ही ज्यादा हल्की होती है, ऐसा लगता है कि बस हल्का सा छेड़ा हिलती रहती है, बहुत ही हल्की, ऊपर देखा होगा आपको। तो हिली, उसको लगा कि भाई कोई जर्क आया होगा, जर्क के कारण वो हिल गई, उसने ज्यादा इसको ऑब्जर्व नहीं किया।
आफ्टर कुछ कैलकुलेशंस के बाद उसने स्विच को जब ऑफ किया तो फिर से उसने देखा कि मैग्नेटिक जो निडल थी वो वापस हिल गई। उसको लगा फिर कोई जर्क आया होगा, लेकिन फिर उसने जब ये बार रिपीटेडली देखा, फिर उसने इसको की को बोला हटा के एक बार मजे लेने के लिए पूरा ही मजे ले लेते हैं। उसने यहाँ पर एक यूज की टैप की, होती ना बेल टक 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 वाली, तो उसने जब उसको यूज किया हल्का हल्का तो उसने देखा कि कुछ इस तरीके के डिफ्लेक्शंस उसको रेगुलरली मिलने लग गए। ओके, पूरी की पूरी अर्थ के ऊपर अगर मैं उसकी बात करूं कि ऑब्जेक्ट कैसे कैसे हैं, तो वन इज मास। अगर कोई मास हिल रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है समहाउ फोर्स, तो मैं कह सकता हूं कि मास है तो चार्ज तो होगा ही होगा, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग सकती है और ग्रेविटेशनल फोर्स लग सकती है। हमको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स तो कैसी है, वीकर फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बड़े ऑब्जेक्ट्स में इतनी इंपॉर्टेंट होती नहीं है कि वो शो हो सके। जब निडल हिलती हुई देखी, यानी निडल का मतलब खुद ये क्या है, एक मैग्नेट। जब किसी मैग्नेट को कोई चीज हिला दे विदाउट ग्रेविटी, विदाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो 101% कहीं ना कहीं दूसरा मैग्नेट भी है। तब उसने देखा कि यहां पे और तो कुछ है नहीं, सब टेबल से हटा उठा के देखा तो देखा कि सिर्फ यहां पर कौन है, एक वायर है, और जिसमें से क्या पास कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट। इस सिचुएशन को ध्यान से समझना कि जब स्विच को ऑन कर रहे हैं, स्विच को ऑन कर रहे हैं तो निडल हिल रही है, फिर वापिस अपनी जगह पे आ जाती है। फिर ऑफ कर रहा हूं तो निडल हिलती है अपोजिट डायरेक्शन में, फिर अपनी जगह पे आ जाती है। यानी कि जब करंट आ रहा है और करंट जा रहा है, ओनली तभी डिफ्लेक्शन मिल रहा है। ये नहीं कि करंट चल रहा है, रेगुलर करंट चल रहा है तो डिफ्लेक्शन शो हो रहा है, नहीं, तब तो पहले भी ऑब्जर्व हो जाता, कोई बड़ी बात नहीं थी। तो जब इसने रेगुलरली इस चीजों को समझा, देखा, तो उसने ये जजमेंट दिया, कंक्लूड किया कि देयर विल बी सम मैग्नेटिक मटेरियल, वो जो है ही नहीं, तो क्या है उसकी जगह, करंट कैरिंग कंडक्टर। उसने क्या क्रिएट कर ली है, मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कौन क्रिएट कर सकता है, एक मैग्नेटिक मटेरियल। तो तब उसने बोला कि यहां से मैग्नेटिक फील्ड निकलने वाली है और जिससे एक मैग्नेट को लगता है। ठीक है, तो ऑस्टेड का जो कंक्लूजन था, तो सिंपल अगर मैं ज्यादा बोलूं तो उसका सीधा कंक्लूजन लिख देते हैं अपन। कंक्लूजन क्या था, व्हेनेवर इलेक्ट्रिक करंट pass through the conductor, it produced magnetic field। उसने अपनी सारे कैलकुलेशंस को, ऑब्जर्वेशंस को कंक्लूड किया और कंक्लूड करके लास्ट में अपना कंक्लूजन क्या दिया, जब भी इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर से पास करेगा तो क्या हो जाएगा, वो प्रोड्यूस करेगा क्या, मैग्नेटिक फील्ड। और जब इसको और कंक्लूड किया तो अपने को पता चला करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर अपने अंदर रखता क्या है, मूविंग चार्ज। यानी कि करंट कैरिंग कंडक्टर इज इक्वल टू मूविंग चार्ज। चार्ज ही चल रहे हैं और चलते हुए चार्ज क्रिएट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। और अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, कोई चीज है ग्रेविटेशनल फील्ड बना रही है, तो 101% उसके पास क्या होगा, मास होगा। कोई बॉडी है जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रही है, तो 101% उसके पास क्या होगा, चार्ज। अगर कोई चीज प्रोड्यूस कर रही है मैग्नेटिक फील्ड, तो 101% उसे हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे, बिहेव लाइक मैग्नेट। यानी कि हमने क्या फॉर्म किया, एक मैग्नेट फॉर्म कर लिया। समझ में आ गई बात आप लोग को। यानी कुल मिलाकर अगर उसको पूरा कंक्लूजन क्लियर हो गए, तो पहले पाया जाता था कि एक वो सुना होगा, एक शिपड़ था, वो अपनी एक वो बकरियों को चरा रहा था, उसकी जो लाठी थी उसमें लोहा था, वो चलता गया मैग्नीशियम के पहाड़ों में से उसके जो पूरा का पूरा आयरन की जो उसकी स्टिक थी, उसके चारों तरफ क्या आ गए, छोटे छोटे ब्लैक पाउडर सा लग गया।
बाद में उसका क्या नाम रखा, मैग्नेट। ऐसे तो डिस्कवर हुआ आर्टिफिशियल यानी नेचुरल मैग्नेट, ऐसे बना नेचुरल मैग्नेट। तो 18वीं सेंचुरी में ये नहीं था कि मैग्नेट की खोज हुई, वो तो पहले से ही था। हुआ क्या, ये जो चीज थी, यानी कि इसे क्या नाम देंगे कल को हम, आर्टिफिशियल मैग्नेट। ये जो आर्टिफिशियल मैग्नेट एक तरीके से बन गया है, जो हमने बना लिया है, जो करंट के फ्लो होने से क्रिएट हो गया है, वो ऑब्जर्व किया गया विद द हेल्प ऑफ ऑस्टेड। ऑस्टेड के एक्सपेरिमेंट से पता चला कि हाँ इस तरीके के वो है। ऐसा नहीं था कि पहले लोगों ने ऑब्जर्व नहीं किया था, 1802 में कर लिया था, लेकिन उसको किसी ने इतना ज्यादा प्रेज नहीं किया, समझा नहीं, तो ये पूरा का पूरा क्रेडिट कौन ले गया, ऑस्टेड। 1820 के अंदर 1820 के अंदर ये पूरा क्रेडिट किसके पास था, ऑस्टेड के पास, कि उसी ने सबसे पहले बताया कि करंट कैरिंग कंडक्टर यानी दिमाग में क्या चलना चाहिए, मूविंग चार्ज, यानी कि चार्ज चलता हुआ, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोडायनामिक्स के हिसाब से क्या पता चला कि जब भी कोई मूविंग करता है, चार्ज चलता है, तो क्या क्रिएट करता है, प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। और पता है कि कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, कौन करता है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, मैग्नेट। तो हमने बोला एक चलता हुआ चार्ज, करंट कैरिंग कंडक्टर, बिहेव लाइक द मैग्नेट। यानी कि अब इसको जोड़ दो, क्या उससे अगली बार से मुझे कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मिलेगा, मूविंग चार्ज मिलेगा, मैं उसको क्या बोलने वाला हूं, मैग्नेट। अब सीधा क्या बोलेंगे, मैग्नेट। क्या बात समझ में आ गई, पक्का क्लियर हो गई बात। जब ये सारी बात समझ में आई तो हमने सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट किया सिंपल टॉपिक दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। क्या डेफिनेशन लिखोगे मैग्नेटिक फील्ड की, अ स्पेस अराउंड द मैग्नेट where another magnetic material experience force of attraction और रिपल्शन। ठीक है, ये आपकी हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन आती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कौन आएंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यानी कि इमेजिनरी लाइंस। ये सब आपने पढ़ा है 10th क्लास में, ज्यादा लोड नहीं दे रहा मैं, फटाफट एक बार टॉपिक निकलने दो। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसे कहेंगे, इमेजिनरी फील्ड लाइंस। और इसको एक और कुछ नाम देते हैं, क्या, लाइन ऑफ फोर्स। इमेजिनरी फील्ड लाइंस और लाइन ऑफ फोर्स वो एक्सप्रेस द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक, जो मैग्नेटिक फील्ड की क्या बताएंगी, स्ट्रेंथ। ठीक है सर, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, यहां तक 10th क्लास का चल रहा है। वेरी फर्स्ट कैसी होती हैं, क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस। क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस फील्ड लाइंस। दूसरी कर्व्ड लाइंस। तीसरा ओरिजिनेट फ्रॉम, कहां से ओरिजिनेट होती है, निकलती कहां से, नॉर्थ पोल
and ends on साउथ पोल। बट मेन इंपॉर्टेंट बात, ये सारी बात कहां होती है? आउटसाइड दी मैग्नेट, आउटसाइड दी मैग्नेट, मैग्नेट के आउटसाइड ऐसा होता है। अच्छा, यानी अंदर क्या होगा? उल्टा, साउथ से नॉर्थ। यानी कि अगर मैं समझाऊं डायग्राम के थ्रू, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो नॉर्थ से निकलेंगी, साउथ में जाएंगी, ठीक है, लाइक इस तरीके से जाएंगी। लेकिन इनसाइड द मैग्नेट आप देखेंगे कि कैसे जा रही होंगी? साउथ से नॉर्थ, इस तरीके, साउथ से नॉर्थ, इनसाइड द मैग्नेट। ठीक है, ओके सर। फोर्थ एंड इंपॉर्टेंट, फोर्थ वन इज नेवर क्रॉस ईच अदर। नेवर क्रॉस ईच अदर, रीजन कोई पूछेगा तो पता है सर, एट द इंटरसेक्शन पॉइंट it gives two directions because direction of the magnetic field gives with the help of tangent, tangent की हेल्प से देता है। तो never cross each other at intersection, it gives two direction which is not possible, जो पॉसिबल नहीं है। चलिए, और कोई पॉइंट किसी के पास है तो याद आ रहा हो तो? और कोई पॉइंट पता है क्या? क्राउडेड, क्राउडेड नियर दी पोल्स, पोल्स के पास में कैसी होती है? क्राउडेड, भरी हुई होती है। एंड जैसे जैसे पोल से दूर जाएंगे वहां पे क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड वीक। और कोई बोलो, और कुछ है? डायरेक्शन किससे हो जाएगी? टेंजेंट से, पता चल जाएगा। क्लियर है? सारी चीज हो गई। थोड़ा छोड़ देना, स्पेस छोड़ देना, अगर कुछ याद आ जाए तो कर लेना। मेरा लुकआउट नहीं है इन चीजों को पढ़ाने का। हम आ रहे हैं वापस से अपने मेन टॉपिक पे, जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड। चलिए अब पढ़ते हैं। ये तो पता चल गया कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड निकालता है। कितनी निकालता है, कैसे निकालता है, इसका कैलकुलेशन तो किया ही नहीं। और अपना एक्चुअल पार्ट क्या है? वही 10th क्लास में भी बस इतना इतना करके छोड़ा था कि ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसी निकालता है, ये इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन एग्जैक्ट फॉर्मूला हमने वहां पे भी नहीं देखा था। तो अभी अपन जो देखेंगे वो क्या देखेंगे? एक तरीके का एग्जैक्ट फॉर्मूला एंड किस तरीके से अपन काम कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वेरी फर्स्ट जो आया था वो कौन आया था? ऑस्ट्रेट एक्सपेरिमेंट हुआ था। इस ऑस्ट्रेट एक्सपेरिमेंट के हिसाब से अच्छा, उनको ले गया था। हाँ सुनो, इधर सुनो। तो ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट का अपने को कितना पता होना चाहिए? सर 10th के बारे में सारी चीजें पता चल गई, कंक्लूजन पता चल गया, मेन चीज ये पता होनी चाहिए। उसने एक रूल भी दे दिया था कि डायरेक्शन होगी कहां, बिकॉज हम पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, यानी कि फॉलो करेगी किसको? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। वो जो अपने को सर ग्रेविटेशन से समझाते हुए आ रहे हो वो सब तो होगा ही होगा, कोई बड़ी बात नहीं। ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट ने ये तो बोला, उसने सिंपल एक रूल दिया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने को याद रखना है। मतलब इस पूरे ऑस्टेड के नाम से अगर अपने कुछ पता होना चाहिए तो रूल पता होना चाहिए, SNOW, स्नो रूल। ये किसने दिया था? ऑस्टेड ने। क्या बोला?
when electric current passing through a wire in south to north direction over the needle the needle deflect through the west. कहां की तरफ needle करेगी, मूवमेंट करेगी? वेस्ट. तो अगर मैं बोल सकता हूं, इस चीज को समझा सकता हूं कि सर अगर ये आपके पास एक निडल है, जो मैं डार्क कर रहा हूं उसको रेड और व्हाइट से देखने को मिलेगा आपको एक्चुअल कलर फिगर में, और जो डार्क होता है उसे नॉर्थ कहते हैं और ये साउथ. ठीक है. अगर इसके ऊपर से कोई वायर निकल रहा है जिसमें करंट जा रहा है, कहां? साउथ से नॉर्थ. तो वेस्ट ये होता है, ईस्ट ये होता है, तो जो निडल होगी वो आपको दिखेगी कि उसका डिफ्लेक्शन जो हो जाएगा वो कहां हो जाएगा? वेस्ट की तरफ. दिस इज द नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट. दिस इज कॉल्ड स्नो रूल, जो ये आपको बता रहा है कि साउथ, नॉर्थ, ओवर द निडल, नीचे से नहीं है, ओवर द निडल है, एंड ये हो जाएगा आपके पास में वेस्ट. ठीक है. तो साउथ से नॉर्थ की तरफ अगर करंट जाता दिखे और निडल के ऊपर से जाए, सर यहां होगा वहां होगा, वो मैं बाद में बताऊंगा. अगर फिलहाल सिर्फ स्नो रूल की बात करें, देखो बहुत सारे रूल आएंगे अभी. एम्पियर सर, वो स्विमिंग रूल, स्क्रू रूल, राइट हैंड रूल. इतना कंफ्यूज होगे, पता नहीं चलेगा कौन सा रूल कब लगाना है, इसलिए मैं कोई रूल बताऊंगा ही. क्या इतने रूल्स आएंगे, पता नहीं चलेगा कौन सा रूल लगेगा, सर रूल बताऊंगा ही नहीं कोई. बेस्ट है ना, पढ़ेंगे ही नहीं कोई रूल. इतने सारे कंफ्यूज होने से अच्छा पढ़ेंगे ही नहीं. ठीक है. तो पहला कौन सा है? स्नो रूल. स्नो रूल ने क्या बोला? साउथ से नॉर्थ, ओवर द वेस्ट, ये सब आपको आना चाहिए कि सिंपल ऑस्ट्रेट की बात खत्म. इसके बाद ऑस्ट्रेट सिर्फ इतना बता पाया कि मैग्नेटिक फील्ड होती है, प्रोड्यूस होती है, कहां जाती है, डायरेक्शन क्या है, इतनी करा के चला गया, निकल लिया. कैलकुलेशन तो करके गया नहीं, और अपने कैलकुलेशन के बिना बैठेगा नहीं मामला. इसके लिए आया बायोट-सवार्ट लॉ. नेक्स्ट एंड चैप्टर की स्टार्टिंग हो रही है, जहां से अपने को समझना है सब कुछ. बायोट-सवार्ट लॉ, बायोट-सवार्ट लॉ, बायोट-सवार्ट लॉ. हाँ, सब इंपॉर्टेंट ही है, पर ये वो है जो इनिशियल करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की दुनिया को ओपन करेगा कि हाँ ऐसे कैलकुलेशन करो. तो अकॉर्डिंग टू बायोट-सवार्ट लॉ, उसने बोला कोई भी तार हो, कोई भी जिसके अंदर से करंट चल रहा हो, जिसके अंदर से क्या चल रहा हो? करंट. ओके सर. अगर करंट चल रहा हो तो छोटे से टुकड़े को पकड़ लेना, और छोटे से टुकड़े की हमेशा हम लंबाई कितनी लेते हैं? dl. ठीक है. जब किसी छोटे टुकड़े, स्मॉल एलिमेंट कैरिंग करंट, एक छोटा टुकड़ा जिसके अंदर से करंट निकले, उसे अब से मैं नाम दूंगा करंट एलिमेंट का. क्या नाम देने वाला हूं? करंट एलिमेंट. और जो ये करंट एलिमेंट होगा, ये करंट एलिमेंट क्या होगा? वेक्टर. मतलब कि करंट अकेला वेक्टर क्वांटिटी है क्या? नहीं. क्या लेंथ कोई करंट वेक्टर क्वांटिटी है क्या? नहीं. लेकिन जब दोनों मिल गए तो करंट एलिमेंट फॉर्मेशन किया, नाम बना IDL. दोनों मिलके बोलूंगा IDL. दिस इज द करंट एलिमेंट एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इसकी डायरेक्शन हो जाएगी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट. इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा होगा उसी डायरेक्शन में क्या बोल देना? करंट एलिमेंट की डायरेक्शन हो जाएगी. ओके सर, छोटी सी बात थी. ठीक है. यानी कि अगर एक छोटा सा टुकड़ा जिसकी लंबाई dl, जिसमें से करंट जा रहा है I, अगर एक ऐसा टुकड़ा है
उससे तुम किसी r डिस्टेंस पर एट एन एंगल ऑफ थीटा किसी पॉइंट P पर पूछोगे कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहां जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उसे नाम देंगे dB वेक्टर। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? B से। तो मैग्नेटिक फील्ड डिनोट विद द हेल्प ऑफ B वेक्टर। ठीक है, इसकी SI यूनिट हो जाएगी टेस्ला, डिनोटेड विद द हेल्प ऑफ T। इसकी CGS यूनिट हो जाएगी गॉस। एक टेस्ला में 10 की पावर 4 10 की पावर 4 आई थिंक, हाँ गॉस होते हैं। एक टेस्ला में 10 की पावर 4 क्या होते हैं? गॉस। खत्म? पक्का? चलिए वापस आओ। बायोट सवार्ट ने बोला किसी तार से करंट जा रहा है, एक छोटा टुकड़ा पकड़ लो, एक छोटा टुकड़ा पकड़ लो, ठीक है, कितना लेंथ का? DL लेंथ का, जिसमें से करंट कितना जा रहा है? I। क्या बोल देंगे? करंट एलिमेंट। उससे अगर P पॉइंट पे थीटा एंगल पे बोलोगे, उससे अगर थीटा एंगल पे बोलोगे थीटा एंगल पे एक R डिस्टेंस पे बोलोगे, तो अकॉर्डिंग टू बायोट सवार्ट लॉ उसने बोला द DB वेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू IDL। फर्स्ट, DB is proportional to sin of theta। ठीक है, साइन थीटा के क्या होगा? प्रोपोर्शनल, क्योंकि थीटा है ये कॉस थीटा, ये वाला साइन थीटा कंपोनेंट। ठीक है, परपेंडिकुलर बनाते हैं, आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा है। अगर वायर ऐसे है तो करंट मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है? ऐसे। क्या ऐसे बनती है? क्या वर्टिकल पे नहीं बनती, हॉरिजॉन्टल पे बनती है। तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन आ रहा है? थीटा। DB, ये सेकंड बन जाएगी, DB वेक्टर प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये तो सर नेचुरल फिनोमिना है, हर जगह आप ये तो पढ़ाते ही हो। तीनों को कंबाइन करके एक फाइनल फॉर्मूला क्रिएट किया, DB इज प्रोपोर्शनल टू IDL साइन थीटा बाय r²। ये किसने कहा? बायोट सवार्ट ने। सर प्रोपोर्शनलिटी साइन है, हटाने के लिए कोई ना कोई तो आएगा ही आएगा। यहां पे आया मैग्नेटिक कांस्टेंट, जिसका नाम बना DB, बना μ0/4π। क्या बनेगा? μ0/4π। वहां क्या बना था? 1/4π एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर। यहां क्या बन गया? μ0/4π। एक्सपेरिमेंटल ढूंढा, एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म होंगे अभी थोड़ी देर बाद बताएंगे। μ0/4π दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल। एंड यहां पर जो μ0 हो जाएगा इसे कहेंगे मैग्नेटिक परमिबिलिटी। जैसे वहां इलेक्ट्रिक परमिबिलिटी बोला था, यहां क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक परमिबिलिटी। μ0/4π IDL साइन थीटा अपॉन r²। क्या बोलो, बात समझ आ गई? कोई दिक्कत नहीं है? पक्का? पता चला कि सर कोई वायर जिसमें से करंट आई एट सब एंगल थीटा एट डिस्टेंस r, यहां पे अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है तो हम सीधा बोलना तैयार कर चुके हैं, DB शुड बी इक्वल टू μ0/4π IDL साइन थीटा अपॉन। क्लियर? पक्का? सर इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी नॉट अ स्केलर क्वांटिटी। सो फॉर द वेक्टर मैंने अपनी मर्जी से ऊपर r नीचे r को क्या कर लिया? मल्टीप्लाई डिवाइड। मैंने r को क्या किया? मल्टीप्लाई डिवाइड। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। सर μ0 ठीक था, I ठीक था, DL वेक्टर क्रॉस r वेक्टर कह दूं क्या? नीचे 4π r³ बोल दूं? बन गया
dB वेक्टर, दिस इज कॉल्ड वेक्टर फॉर्म। ये क्या बनी उसकी? वेक्टर फॉर्म। बोलो बात सुनाई, पहले भी किया है, कोई नया नहीं है। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक का करा रहा था कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, तो वहां भी आर क्यूब बनाया था, R1 2 1 बनाकर। दिस इज द एक्चुअल वे टू रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड through a current carrying conductor carrying current I at an angle r at an angle theta at a distance of r। क्या बात समझ में आई? पक्का? आगे चलते हैं, एक स्टेप आगे चलते हैं। सर डीएल क्रॉस आर आ गया है, मैं चाहता हूं, अब जैसे मैंने बोला था मैं कोई लॉ नहीं सिखाऊंगा, कुछ नहीं सिखाऊंगा, मैं हर बार आपसे उम्मीद करूंगा कि आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट का वेरिएंट याद करेंगे, रटेंगे। इससे फायदा यह होगा कि मैं सबको चाहता हूं कि याद आ जाए अपना कौन सा? क्रॉस प्रोडक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। सर दो वेक्टर्स अगर हैं, ए वेक्टर, शादी कैसे गई? बढ़िया, आज ही आए हो ना? आ रहा है समझ में? ये वाला नया है चैप्टर ना, पिछला छूट गया, वो बात में देख लेंगे। ए वेक्टर, बी वेक्टर, अगर ये दो वेक्टर हैं, इन्हें अगर मल्टीप्लाई करना है, एक तरीका कौन सा होता है? डॉट, और एक क्या होता है? क्रॉस। सर 11 में सिखाया था, भूल गए, वापस सिखा रहा हूं, इसलिए सुन लेना। अगर दो वेक्टर हैं, इन्हें आप अगर क्रॉस प्रोडक्ट में लेके आते हैं, जिसको मैं नाम दूंगा क्रॉस प्रोडक्ट का, तो मैं लिखता हूं उसको कैसे? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, जिसे मैं लिखता हूं ए बी साइन थीटा एन कैप। क्या कहता हूं? एन कैप। ये एक तरीका होता है लिखने का, ठीक है। सर ये वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी, तो डायरेक्शन निकालने के लिए हमेशा यूज करते हैं कौन सा? राइट हैंड, नॉट थंब रूल, राइट हैंड रूल। और मैं पूरे के पूरे मैग्नेटिक चैप्टर के अंदर के मल्टीपल जगह, हर जगह मुझे क्या यूज करना है? क्रॉस प्रोडक्ट यूज करना है। और जहां जहां क्रॉस यूज करना है, मैं वहां यूज करूंगा क्या? राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल कहता है ए वेक्टर की तरफ ओपन करो और बी की तरफ घुमाओ, ए की तरफ करो, थंब मत निकाल, सिर्फ हाथ की बात कर रहा हूं, इसलिए बार बार दिमाग में आएगा थंब रूल नहीं है। थंब रूल, हाथ लिया, एक वेक्टर की तरफ ओपन, दूसरे की तरफ घुमाया, एक को पकड़ा, दूसरे की तरफ घुमाया, जो थंब जहां खुलेगा वो डायरेक्शन किसको बताएगा? उसके आंसर को, उसके रिजल्टेंट को। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए क्रॉस बी क्रॉस ए। इसीलिए ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता, ए डॉट बी डॉट ए के बराबर होता है, कम्युनिकेटिव रूल। लेकिन ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता, दोनों की डायरेक्शन क्या होती है? अलग अलग। क्या बात समझ में आ गई? तो मैं जब जब तुम्हें बोलूंगा ए क्रॉस बी जैसी कोई चीज आ गई है, तो उसको लिखने का तरीका क्या होगा? ए बी साइन थीटा, या कहीं ए बी साइन थीटा होगा तो लिखेंगे क्या? ए क्रॉस बी। क्लियर है क्या? और डायरेक्शन यूज करेंगे विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड रूल से। क्या यूज करेंगे? राइट हैंड रूल। और राइट हैंड रूल क्या होगा? ओपन करेंगे फर्स्ट वेक्टर की तरफ, घुमाएंगे दूसरे वेक्टर की तरफ, थंब बताएगा रिजल्टेंट वेक्टर। चलिए सर यहां बताइए तो एक बार। सर डीएल, दिस इज द डीएल क्रॉस आर, थंब कहां खुला? अंदर, तो किसी अंदर की चीज को दिखाने के लिए मैं लगाऊंगा क्रॉस। क्या लगाऊंगा? क्रॉस। सर अगर यहां पे करंट नीचे जा रहा होता तो नीचे की तरफ खोलता और दिखाता किसकी तरफ? अगर मैं दिखाता इसको इधर और दिखाना पड़ता आर की तरफ, यहां से मतलब करंट नीचे जाता। अब समझ लो इसको, जैसे करंट ऊपर जा रहा है तो तुमने इसको मत लगाओ, ये लगाया आई क्रॉस आर, अगर ऐसे लेता तो कहां जाता? जैसे अभी कहां जा रहा है? अंदर। तो अगर नीचे से होता तो नीचे बाहर आता, तो मैं डॉट लगाता। तब मैं कैसे दिखाऊंगा? ऐसे करके डॉट दिखाऊंगा। अगर मुझे कोई चीज बाहर दिखानी है तो मैं डॉट्स यूज करता हूं, अंदर दिखानी है तो मैं हमेशा क्या यूज करूंगा? क्रॉस। ये बात ध्यान रखना, नोटेशन से एक तरीके की यूटिलाइज करते रहेंगे। क्या समझ में आ गई बात? पक्का? कि कैसे एक करंट कैरिंग कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, वो क्या निकाल लोगे क्या?
सर ये तो डीबी आई है, अरे डीबी आ गई ना, बहुत है, अब आगे क्या करेंगे, इंटीग्रेट। जब आंसर निकालना होगा तो क्या करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा। बोलो कोई दिक्कत है तो उसके अंदर को समझ नहीं आ रहा तो बोलो, जल्दी बोलो, किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो बोलो। हो जाएगा, समझ में आ गया। एक करंट एलिमेंट जिसकी लेंथ कितनी होगी डीएल, उसमें करंट कितना जा रहा है आई, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो बनाता है छोटा टुकड़ा, छोटा एलिमेंट, छोटी मैग्नेटिक फील्ड, डीबी फॉर्मूला होगा ये। इसकी हेल्प करेंगे, कुछ ऐसे निकालेंगे। सर कल को ए क्रॉस बी निकालना आया नहीं मुझे समझ में, कोई नहीं, सुन लो फॉर्मूला समझ लो। ए वेक्टर अगर लिखा है एक्स आई कैप प्लस वाई वन जे कैप जेड वन के कैप, बी वेक्टर लिखा है एक्स टू आई कैप वाई टू जे कैप जेड टू के कैप। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालने के लिए हमें हर बार क्या करना है, आई जे के, इसके नीचे एक्स वन वाई वन जेड वन एक्स टू वाई टू जेड टू। फिर क्या रूल सिखाया था आप लोग को, आर अल्फा आर, क्या यूज करेंगे, आर, दैट इज अगर मेरे को आई का लिखना है तो क्या लिखूंगा, क्या लिख रहा हूं, अगर मुझे आई का लिखना है तो क्या लिखूंगा, आई ब्रैकेट आर, तो इसको और इसको हाइड करूंगा, इसको और इसको हाइड करूंगा, तो पीछे जो चार बचते हैं उसमें क्या लगाऊंगा, आर, तो क्या लिखूंगा, वाई वन जेड टू माइनस वाई टू जेड वन प्लस, अब किसका निकालूंगा, जे कैप का, तो जे कैप का निकालूंगा तो जे वाले को छुपाऊंगा, अब बनाऊंगा अल्फा, तो जेड वन एक्स टू माइनस एक्स वन, क्या समझ में आएगी बात, प्लस अब के का निकालूंगा तो इसको छुपाऊंगा और अब वापस बनाऊंगा आर, तो आर बनाऊंगा तो एक्स वन वाई टू माइनस एक्स टू। ये टेक्निक होगी, इस तरीके से यूज करेंगे। 11th में बहुत अच्छे मल्टीपल क्वेश्चंस करें, इतनी कोई दिक्कत है नहीं, फिर भी लगता है कि सर प्रॉब्लम आ रही है तो आप पर्सनली मिल सकते हैं, समझा सकता हूँ, ठीक है। ओके, तो सर सारी बात समझी, तो पता चला कि अकॉर्डिंग टू बायट-सावर्ट लॉ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आइडियल, यानी कि करंट एलिमेंट, ठीक है, एंड साइन थीटा के प्रोपोर्शनल होता है, और 1/r², दैट इज इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हुए 1/r² के ऊपर भी काम करता है। दिस इज कॉल्ड बायट-सावर्ट लॉ, बायट-सावर्ट लॉ। हो जाएगा सर, अगर हो जाएगा तो क्यों ना इसका यूज करके एक अच्छा खासा काम कर लिया जाए। तो पहला आ रहा है टॉपिक अपना, एप्लीकेशन ऑफ बायट-सावर्ट लॉ। उसमें वेरी फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, हम निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ध्यान से सुन लेना, वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। इस चैप्टर का, इस टॉपिक का, इस पूरे चैप्टर का बोर्ड पेपर में बहुत इंपॉर्टेंटली आता है, एंड इसी से न्यूमेरिकल शुरू हो जाएंगे, जेई नीट के क्वेश्चन बन जाएंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड निकालो, यानी कि एक स्ट्रेट वायर है, ठीक है, उससे कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए पर कोई पॉइंट है P, मुझे यहां पे क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड। ओके सर, निकालते, कोई दिक्कत नहीं है सर, कुछ नहीं, इसके सेंटर से L डिस्टेंस पर, ये डेरिवेशन मैंने कराया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड कराते समय, तो सभी से उम्मीद है कि इसको अप्रिशिएट करेंगे। सर दिस इज DL, यहां एक छोटा टुकड़ा मैंने मान लिया जिसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, DL,
उस वाले चैप्टर में मैंने इसका शॉर्टकट करवा दिया था कि गॉस थ्योरम से निकल गए, लेकिन इस चैप्टर में बचोगे नहीं, यहां डेरिवेशन आएगा, पेपर में करना पड़ेगा। वायर सेंटर से एल डिस्टेंस पर एक छोटा टुकड़ा लिया, डीएल, करंट की डायरेक्शन कहां है, ये रही करंट की डायरेक्शन, वहां से ये रहा अपना कोई पॉइंट पी, इस डिस्टेंस टेकन एज आर, इसे मैंने ले लिया आर, इसे मैंने माना थीटा और इसे मैं मान रहा हूं मेरा फाई। कोई दिक्कत नहीं है, ऑब्जर्वेशन से सिंपल, ठीक है। ओके सर, है तो सही, सब कुछ समझ में आ गया, ये है सब कुछ चीजें। सर अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ, या फिर मैं सब इसकी लैंग्वेज लिखूं तो मैं कर सकता हूं, कंसीडर अ स्मॉल करंट एलिमेंट ऑफ डीएल एट एल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ओ, किसी ओ पॉइंट से एल डिस्टेंस पे मैंने इसको माना, अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ। अच्छा, दो आदमी थे ना, बायोट अलग था, सावर्ट अलग था, दोनों ने मिलकर दिया था बायोट-सावर्ट लॉ। सर this dB should be equal to mu naught upon 4 pi I dl sin theta, mu naught upon 4 pi I dl sin theta r square। सही है, बोलो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है? ओके सर। सर दिस इज डीएल, करंट कैरिंग एलिमेंट, और वहां कौन है, आर ये है, तो डीएल क्रॉस आर, आंसर जो आएगा वो कहां आएगा, इनसाइड, अंदर की तरफ आ रहा है टुकड़े से, और सबका कंट्रीब्यूशन करेंगे बाद में। ओके सर, लेकिन सर जब आपने ये यूज किया, अच्छा यहाँ पे एक वो हो गया, अच्छा ठीक है, अब ये तो सही है, डीबी वेक्टर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा आर स्क्वायर आ गया सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहां तक समझ में आती चीज। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है, चीजों को समझना है, कौन वेरिएबल कैसा वेरिएबल। अगर इस चीज को समझाऊं तो कह सकता हूं कि सर यहां पे आई की वैल्यू तो कोई दिक्कत नहीं है, डीएल इज अ वेरिएबल, तो मुझे डीएल को सॉर्ट आउट करना है। थीटा इज अ वेरिएबल, अरे यार एलिमेंट अगर यहां लूंगा तो थीटा अलग, यहां लूंगा अलग, यहां लूंगा अलग, थीटा इज अ वेरिएबल। आर इज आल्सो वेरिएबल, बताई थी मैंने पढ़ाते समय। तो यहां पर ओवरऑल कितने वेरिएबल मिल रहे हैं, 3, इसको स्टार्ट बना के अपने खुद के लिए 3 वेरिएबल्स, कौन कौन से, एल, थीटा एंड आर, एंड वी हैव टू फाइंड इसका क्या करना, इंटीग्रल, एंड इंटीग्रल के लिए मुझे क्या करना है, शॉर्ट आउट करके सिंगल वेरिएबल में सिस्टम में लेकर आना है। तो पहला चैलेंज क्या होगा, मैं इसको सिंगल वेरिएबल सिस्टम में लेकर आऊंगा। सर सबसे बड़ी दिक्कत कौन कर रहा है, तो बात करें तो सर अपनी जो ए कांस्टेंट है, तो सर सबसे पहले तो क्या करो, थीटा का सेटअप करो। तो वी नो दैट थीटा प्लस फाई कितना दे रही है, तो जहां थीटा लिखा है आप उसको क्या लिख सकते हो, 90 माइनस 5, यानी कि कहीं पे अगर तुमने साइन थीटा यूज किया हुआ है तो तुम उसे लिख सकते हो साइन 90 माइनस 5, और जिसको तुम लिख सकते हो कॉस 5। हो गया पहला, पहली चीज शॉर्ट आउट हो गई, बोलो पहली चीज शॉर्ट आउट हो गई। आ जाओ दूसरा, सर इस आर को गायब करें, इस आर को गायब कर ले, तो फॉर दिस थीटा, फॉर दिस फाई बेस, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज, बेस एंड हाइपोटेन्यूज, और बेस और हाइपोटेन्यूज में रिलेशन किसका बनता है, कॉस का। तो मैंने फर्स्ट ये यूज किया था, सेकंड के लिए यूज कर रहा हूं कॉस फाई। कॉस फाई क्या हो जाएगा,
बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ए बाय आर, ए बाय आर। ओके, तो सर जहां आर यूज किया हुआ है वहां आप ए अपॉन कॉस फाई यूज कर सकते हो, यानी कि क्या यूज कर सकते हो, ए सेक फाई, दिस इज सेकेंड। मैंने किसको गायब कर लिया, मैंने थीटा गायब कर लिया, मैंने आर गायब कर लिया, मेरा आर भी अब कांस्टेंट बन गया है, सिंगल वेरिएबल फाई में आ गया है, मेरा थीटा फाई में आ गया है, बचा कौन, एल, ये रहा एल। एल और आर का रिलेशन बना लो सर, नहीं यार ये भी वेरिएबल ये भी वेरिएबल, एल और ए का रिलेशन बना लो क्या, हाँ सर ए कांस्टेंट। तो सर फॉर फाई दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, सो यूजिंग tan phi should be perpendicular upon base, that is L upon A, so L is equal to A। देखो जो बच्चा इसको स्टेप्स में याद कर रहा होगा उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा हो छोटा हो, कि सर 3 वेरिएबल आएंगे, तीनों को अलग अलग सॉल्व करके बाद में फॉर्मूले में पुट कर देंगे, आंसर निकाल लेंगे, और जो उसको सिर्फ नाप रहा है इतना बड़ा वो उससे नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उससे। तो L इज इक्वल टू क्या निकल आएगा, A tan phi। तो L is equal to A tan phi, so differentiate both side, so L का dl, A कांस्टेंट, tan phi का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर phi, जिसको याद नहीं आता और रट लेना इसको, tan phi का क्या होता है, sec स्क्वायर phi d phi, दिस इज थर्ड। अब मेरे सारे वेरिएबल सेटअप हो चुके हैं, जहां मेरा db वेक्टर मुझे दिख रहा था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, अब मैं उसे लिख रहा हूं म्यू नॉट अपॉन, यूजिंग फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, अब मैं लिख पा रहा हूं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ओके आई ठीक था। चलिए dl की जगह यूज कर रहा हूं a sec स्क्वायर phi d phi, साइन थीटा की जगह यूज कर रहा हूं cos phi, और r स्क्वायर की जगह यूज कर रहा हूं a sec phi होल स्क्वायर। सर सेक स्क्वायर फाई उठ जाएगा, सेक स्क्वायर फाई उठ जाएगा, ए से ए कट जाएगा, फाइनल डीबी शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट आई, ए कट चुका है, कॉस फाई डी फाई, और नीचे हो जाएगा सर सेक स्क्वायर फाई तो कट गया था, 4 पाई ए स्क्वायर, ए अकेला था ना ऊपर, नीचे क्या था, ए स्क्वायर था, कट गया। बोलो कोई डाउट है तो, हो जाएगा पक्का, कोई दिक्कत नहीं है स्टेप तक आने में। सर टू फाइंड टोटल magnetic field, B is integration of dB integration mu naught I cos phi d phi 4 pi a। Sir we know that mu naught बाहर, I बाहर, 4 pi a बाहर, integration cos phi d phi, cos phi d phi का इंटीग्रेशन। चलिए वापस आते हैं अपने डायग्राम पर। सर मुझे इस पूरे वायर का इंटीग्रेशन करना था, ये आगे दीवार है, ये आगे दीवार है, इस दीवार का मुझे इंटीग्रेशन करना है, जोड़ना है, कितनी है, तो एक तरीका क्या है, वहां टेप लगाऊं, टेप से रगड़ लूं, ठीक है, टेप लगाई और उस कोने से इस कोने तक टेप लेके चले गए। दूसरा जो साइंटिस्ट इंजीनियर्स होते हैं वो बोला टेप कौन कौन लगाएगा यार, हम फिर से क्या तरीका करते हैं, हाँ वो लगा के रोड मेजर करते हैं, एंगल मेजर करते हैं और एंगल से
हाइट एंड डिस्टेंस के फॉर्मूला यूज करके डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो सर क्यों ना अगर मेरे को लेंथ की लंबाई निकालनी है तो मैं यहां खड़ा रहूंगा, अपने स्टेट जाऊंगा कि मेरे स्टेट जहां मैं खड़ा था कितनी दूरी पे, दीवार से कितनी दूरी पे निकाल लिया वो तो मेरे को पता है कि 3 मीटर 4 मीटर खड़ा हूं। यहां से मेजर किया एंगल तो 30 डिग्री, और यहां से जब उधर किया तो 60 डिग्री, यानी मेरे पॉइंट से 30 इधर 60 इधर। दिस इज द लेंथ ऑफ द वेव बॉल, मैं कैलकुलेट कर लूंगा। तो ये एक अनदर वे है जिससे हम क्या कर सकते हैं, किसी की आगे लेंथ मेजर कर सकते हैं। तो यहां वेरिएबल कौन था, फाई। तो मैंने फाई के रिस्पेक्ट में एंगल मेजर करने सीखे और मैंने नाम दिया इसको कि मेरे को मेजर करने हैं। तो मैं इसको कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, तो अलग ले लेते हैं, ठीक है। तो मैंने किया कि सर मैं इसे तो बोलूंगा फाई 1, ये एंगल बोलूंगा फाई 1, और ये वाला एंगल बोलूंगा, सर ये अगर ये पॉजिटिव एंगल था तो एक को क्लॉक ले रहे हो तो दूसरे को एंटी क्लॉक ले रहे हो, तो इसको लिखूंगा माइनस का फाई। क्या बात समझ में आ गई, ठीक है, पक्का। तो मैं इसे इंटीग्रेट कर रहा हूं फाई 2 से लेकर, सॉरी फाई 1 से लेकर माइनस फाई तक, फाई 1 से लेकर माइनस फाई। क्या निकालना समझ में, लिमिट कैसे लगाते हैं फाई की, पक्का। पहली बार नहीं है, मैंने लास्ट चैप्टर में भी लिखवाई थी, फाई से 1 फाई 2। ओके सर हो गया। कोस फाई का इंटीग्रेशन बोलो कितना होता है, कोस फाई का इंटीग्रेशन साइन फाई, ओनली साइन फाई, डिफरेंशिएशन नहीं है जो माइनस लगा रहे हो। कॉस फाई का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन फाई, तो बन जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, कॉस का हो जाएगा साइन फाई, लिमिट लगाऊंगा फाई 1 से लेकर माइनस का फाई 2। क्लियर है क्या, पक्की बात है, कोई दिक्कत नहीं है। सर फॉर्मूला तैयार है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए अपर लिमिट साइन फाई 1 माइनस बाय डिफॉल्ट साइन माइनस फाई 2। सर साइन अपने नेगेटिव को क्या निकालता है, बाहर निकाल देता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड द फाइनल आंसर कम्स आउट टू बी B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2 अपॉन 4 pi a. This is the formula to calculate a magnetic field through a straight wire. एक स्ट्रेट वायर से मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला म्यू नॉट आई साइन फाई 1 प्लस फाई 2। व्हाट अबाउट फाई 1 फाई 2 क्या है कि उस पॉइंट से किस किस लेंथ तक के आपको एंगल निकालने हैं। स्पेशल केस, सपोज मेरे सामने ये दीवार इनफाइनाइट लंबी है, 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री, सर ये बहुत लंबी है, और लंबी है और लंबी है, कितना एंगल बना लिया बताओ तो मैंने, 90 डिग्री। जब कोई चीज इनफाइनाइट होती है तो एंगल कितना बन जाता है, 90 डिग्री। तो स्पेशल केस के अंदर पहला फॉर इनफाइनाइट वायर, कोई इनफाइनाइट वायर है तो फाई 1 और फाई 2 दोनों ही कितने हो जाएंगे, 90। सो इन दैट केस B बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, यहां क्या हो जाएगा साइन 91 प्लस साइन 91, यानी 1 और 1 2, 2 से 2 कट जाएगा, फॉर्मूला तैयार है म्यू नॉट आई 2 पाई ए। ये फॉर्मूला मैं चाहता हूं सब याद कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। किसी इनफाइनाइट वायर से जो मैग्नेटिक फील्ड निकलती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई। 10th क्लास में सिर्फ इतना करके छोड़ दिया था, एक तार कार्डबोर्ड लगाया, आयरन गर्नेल्स फेंकी, चारों तरफ लग गई कोसेंट्रिक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड, निकालने के लिए थंब रोल, थंब लगाया, कर्लिंग फिंगर यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, 10th क्लास खत्म। अब पता चला
कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर का करंट जा रहा है तो उससे जो मैग्नेटिक फील्ड निकलती है वो कितनी निकलती है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। ठीक है, अगर वायर ऐसा है तो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड कहां आ रही है, आई क्रॉस आर, यानी अंदर, तो इस वायर से अंदर, तो ये अंदर इससे नहीं है, हर जगह क्या आएगी, क्लोज सर्कल बनाएगी। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो बनाती है मैग्नेटिक फील्ड, ये कैसे बनाती है, क्लोज्ड कोसेंट्रिक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड। ये कैसे बनाती है, क्लोज्ड कोसेंट्रिक। अब पता नहीं क्या होने लग गया आजकल, चल गया वो। तो कैसे बनाएगी, क्लोज्ड कोसेंट्रिक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, क्लियर है बात, कैसे बनाने वाली है, क्लोज कोसेंट्रिक मैग्नेटिक फील्ड। अगर वायर कैसा रहा, इनफाइनाइट, तो ऐसे। ठीक है, ओके। सेकंड केस, अगर ये पॉइंट P रहा, वायर ऐसा है, यहां से इनफाइनाइट है लेकिन आगे है ही नहीं, स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़े हो, यानी दीवार यहां है ही नहीं, यहां दीवार है और वो दीवार इनफाइनाइट है, तो फाई 1 कितना हो जाएगा, 0, फाई 2 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। आ जाओ बेटा, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा फाई 1 और ये हो जाएगा तुम्हारा फाई 2। तो क्या लिखोगे, साइन फाई 1 की वैल्यू तो हो जाएगी 0, साइन फाई 2 की वैल्यू हो जाएगी 90 यानी कि 1। तो क्या लिख दोगे, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। तो अगर ऐसा सिंपल एक एज के ऊपर कोई पॉइंट रखा है तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। पक्का, चलिए क्वेश्चन करिए। चलिए, मुझे एक ऐसा वायर है जिसमें से करंट कितना जा रहा है, आई, उस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। ये वायर नहीं है, ये वाले वायर नहीं है, बस पॉइंट ए बी वायर है। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बी वायर एट पॉइंट पी। अच्छा, एक चीज सुनना, एक चीज रह गई है, मेरे दिमाग से निकल गई थी। जब अपन ने बैट सवार्ट लॉ किया तो जो ये निकल कर आया है अपने पास 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस, ये सब समझ में आ गया था आप लोग को। ये जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷। ठीक है, 10⁻⁻⁷। याद करना, कल को कैलकुलेट करना पड़े तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, हाँ कर दे, टॉपिक है क्लास, क्वेश्चन करते हैं।